हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पशु परीक्षण को लेकर इम्पोर्टेंट ये क्लास रहेगी, जिसमें जितने भी प्रश्न जो पशु परीक्षण में आ सकते हैं, पार्ट बी को लेकर आज हम बात करेंगे। पार्ट बी को लेकर, जिसमें राजस्थान के पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें हैं, उनको लेकर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। सबसे पहले बात करते हैं हम बकरी की देसी नस्ल कौन-कौन सी हैं और कौन से प्रश्न ज़्यादातर रिपीट हुए हैं। तो यह देखेंगे, जकराना या अलवरी जो नस्ल है, वो सर्वाधिक दूध देती हैं, याद रखिएगा। जो बारबरी हैं, वो भरतपुर में सर्वाधिक हैं और सर्वाधिक सुंदर हैं ये। सवाल पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। पूछे कौन-कौन से जाते हैं, जैसे सुमेलित करने को लेकर पूछा जा सकता है कि बकरी की नस्लें हैं, जिसमें ये नाम दे दी जाएगी और एक दूसरी नस्ल दूसरे किसी जानवर की नस्ल का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको इनको याद रखना है। जिसमें जखराना पूछा जाता है बार-बार, बारबरी पूछा जाता है, जो सिरोही हैं इसको भी पूछा जाता है, तो ये बकरी की नस्ल है। परबतसरी ये खासकर पूछा जाता है, इसको आप खास याद रखिएगा। जमुनापरी ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा हड़ौती क्षेत्र में होती हैं बकरी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसको आप मोस्ट करके याद कर दीजिएगा। लोही, इसको पूछा नहीं गया है कभी। जोधपुर पाली में ये हैं और सर्वाधिक मांस वाली हैं ये। शेखावटी बिना सींग वाली जो बकरी है वो है, और वरुण नस्ल जो सर्वाधिक नागौर में है, नागौर में ये पाई जाती है। इसके आगे बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं गाय की जो देसी नस्लें हैं उनको लेकर। चलिए देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। थारपारकर जो सर्वाधिक सवाल पूछा गया है, थारपारकर, मालानी और थारी जो सर्वाधिक पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं, जिसको लेकर खास बार-बार सवाल पूछा जाता है। और या तो बकरी में ये नाम दे दिया जाता है, बकरी की नस्लें देकर थारपारकर दे दिया जाता है, या मालानी, याद रखिएगा। तो ये गाय की नस्लें हैं, याद रखिएगा। थारपारकर और मालानी जो पश्चिमी राजस्थान में और पाकिस्तान में पाई जाती हैं। नागौर, जो नागौर सुहालक प्रदेश या बोझा ढोने में ये गाय की नस्ल काम आती हैं। सांछौरी, जिसको लेकर भी बार-बार सवाल पूछा गया है, कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं ये। कांकरेज नस्ल से मिलती-जुलती हैं ये सांछौरी। फिर बात करें तो कांकरेज, गुजरात, कच्छ रण में ये ज़्यादा उत्पत्ति है इनकी। सबसे भारी नस्ल हैं ये और प्रजनन केंद्र इनका चौहटन बाड़मेर है। ये सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। जो प्रजनन केंद्र हैं कांकरेज गाय की नस्ल का, चौहटन बाड़मेर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल में से आप एक है ये। इसके आगे बात करें, गिर, अजमेरा या रेंडा, उत्पत्ति गुजरात का सौराष्ट्र गिर वन। आगे बात करते हैं। इनके आगे बात करें तो देखिए, मालवी, मालवी जो नस्ल है, मालवाहक प्रजनन केंद्र डग में है इनका, झालावाड़ में, याद रखिएगा। ये सवाल थोड़ा आप याद रख सकते हैं। काठी या मेवाती, शक्तिशाली गौ नस्ल है, प्रजनन केंद्र इसका बस्सी जयपुर में है। इसको आप तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। काठी या मेवाती जो इसका प्रजनन केंद्र है बस्सी जयपुर में है। हरियाणवी, मस्तिष्क के मध्य हड्डी होती है इसके और प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में है इसका। राठी, सौराष्ट्र गो नस्ल, कामधेनु, प्रजनन केंद्र इसका नौहर हनुमानगढ़ में है, याद रखिएगा। इसको भी आप खास याद रखिएगा। राठी जिसका प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ में है, नौहर हनुमानगढ़ में, याद रखिएगा। खास आपको ये याद रखना है, कांकरेज जो नस्ल हैं जिसका प्रजनन केंद्र चौहटन बाड़मेर में, याद रखिएगा। बात करते हैं भेड़ की नस्लों को लेकर, तो पुंगल ये भेड़ की नस्लें हैं जो बीकानेर, सिरोही, पाली में पाई जाती हैं। जैसलमेरी, जैसलमेरी को लेकर खास पूछा जाता है, सर्वाधिक ऊन और सबसे लंबी ये भेड़ है, भेड़ की नस्लें हैं ये जैसलमेरी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, सर्वाधिक ऊन किस भेड़ में पाया जाता है, तो जैसलमेरी जो नस्ल है भेड़ की, वहाँ पे ऊन में पाया जाता है। फिर देखिए, मारवाड़ी, सर्वाधिक भेड़ यही होते हैं और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इन्हीं में होती है, मारवाड़ी में। चौकड़ा या शेखावटी चापर, भारत की मेरिना सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं और शेखावटी की प्रमुख नस्ल हैं। एक और इसको भी आप मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट करके लिख सकते हैं। या तो नाम आएगा चौकला या आएगा शेखावटी, या सीधा पूछा जाएगा भारत की मेरिना किस भेड़ को कहा जाता है, तो चौकला, शेखावटी, छापर, ये आप सब नाम याद रख सकते हैं। या भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है भेड़ की,
तो वो है चौकला, शेखावटी, चापर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिर आगे बात करें तो नाली, ये सवाल पूछा गया है, नाली किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है नाली, याद रखिएगा। गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और लंबे रेसे इसमें पाए जाते हैं। इतना नहीं पूछा गया है, लेकिन आप ये जरूर याद रखिएगा, नाली नाली भेड़ की नस्ल है। और पूछा जा सकता है जैसे कि बकरी की नस्लों में एक नस्ल नाली दे दी जाती है, या ये दे दिया जाएगा चौकला, नाली, मारवाड़ी और जैसे थारपारकर। तो इनमें भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है? तो थारपारकर हो गया। इस तरह के सवाल आएंगे, तो आपको इन नामों को याद रखना है, याद रखिएगा। और एक जो मैंने आपको अभी बताया, भारत की मेरिना, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। आगे बात करते हैं भेड़ की नस्लों में। आगे देखते हैं तो बागड़ी, या अविकानगर, मालपुरी, ये मोटी ऊन अनुसंधान केंद्र इनका जयपुर में है। पूछा जाता है सीधा अविकानगर, तो ये जयपुर, सीधा अनुसंधान केंद्र इसका जयपुर है, याद रखिएगा। सीधा सवाल पूछा जाएगा, अविकानगर का संबंध है या अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जयपुर में। फिर देखिए खैरी, तो जोधपुर, नागौर, पाली। सोनाड़ी, ये सोनाड़ी को लेकर भी पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। ये भेड़ की नस्लें हैं, वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक हैं, सबसे लंबे कान इसके होते हैं। फिर देखिए मगरा, बीकानेरी, छकरी, तो ये बाड़मेर, बीकानेर और सर्वाधिक मांस इसमें होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कंटिन्यू क्लास रहेगी, सीईटी, पशु परिसर, पीटीटी, सबके लिए जितनी क्लास हम दे पाएंगे, जितने इंपॉर्टेंस वाले हम बताते जाएंगे। नाचना, सवाल पूछा गया है कई बार, नाचना का संबंध है तो ऊँट से है, सीधा पूछा जाता है। लेकिन आप ये भी याद रखें, देखिए ये सर्वाधिक जैसलमेर में है, सबसे अच्छी नस्लें हैं ये ऊँट की, और तेज दौड़ने वाला है नाचना। जैसलमेरी ऊँट, बीकानेरी ऊँट, गोमट ऊँट जो फलोदी में है, और गुरहा नस्ल, ये भी ऊँट की नस्ल है। बात करें अश्व की, अश्व यानी घोड़े की जो नस्ल है, तो काठियावाड़ी, ये काठियावाड़ी किसकी नस्लें हैं? तो घोड़े की हैं। सीधा सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये गुजरात सीमा या घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध है काठियावाड़ी, और मालानी काठियावाड़ी या सिंधी मिश्रित है। अब बात करते हैं भैंस की नस्लों को लेकर, तो देखिए सुरती, ये सिरोही उदयपुर में सर्वाधिक है। फिर है जाफरावी, तो वागड़ मेवाड़ में है। बदावरी या भदावरी, ये भरतपुर, धौलपुर में है। मुर्रा, ये सवाल पूछा जाता है, देखिए ये मुर्रा जो नस्ल है वो भैंस की है। जो जयपुर, अलवर, भरतपुर सर्वाधिक भैंसें हैं, मुर्रा नस्ल की हैं। नागपुरी, जमुनापुरी, पांडरपुरी, महासाना, राबी, रथ, ये सब भैंस की नस्लें हैं। प्रमुख नस्लों के बाद अगला टॉपिक है पशु परिसर में बधियाकरण, जिसको लेकर हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो बधियाकरण का अर्थ क्या है? तो नर या मादा पशु के दोनों अंडकोशों या अंडाशयों को मिलाकर या उनको निकालकर नपुंसक बनाने की क्रिया है, उसको बधियाकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। डेयरी पशु नस्ल सुधार हेतु आवश्यक है ये। सीधा सवाल आएगा कि बधियाकरण किस लिए किया गया है या इसका उद्देश्य है? तो डेयरी पशु नस्ल सुधार हेतु ये आवश्यक है, याद रखिएगा। इसमें बधियाकरण की विधियाँ, तो बछड़ों में बधियाकरण के उचित आयु 2 से 8 वर्ष 8 माह की होती हैं, याद रखिएगा। ये सवाल पूछा जा सकता है पशु परिसर में। आगे देखिए तो देखिए बधियाकरण की 3 विधियाँ कौन कौन सी हैं, उनको लेकर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली है शल्य क्रिया द्वारा, दोनों अंडकोश निकाल देना, ये शल्य क्रिया द्वारा किया जाता है। फिर बडिजो कास्ट्रेटर द्वारा, इस यंत्र के माध्यम से गौर नस्ल एवं भैंसों का बधियाकरण किया जाता है। इसमें रक्त बिल्कुल भी नहीं निकलता है, याद रखिएगा। अगर सही गलत के कथन में पूछा जाए तो इसमें दे दिया जाएगा जैसे रक्त निकलता है या ऐसा कुछ, तो आपको ध्यान रखना है। बडिजो कास्ट्रेटर द्वारा, तो इसमें गौर नस्ल एवं भैंसों का बधियाकरण होता है और इसमें रक्त बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जो तीसरी विधि है रबड़ के छल्लों द्वारा बधियाकरण करना, पश्चिमी देशों में अंडकोशों पर रबड़ का छल्ला चढ़ाना, जिससे खून प्रवाह बंद हो जाता है। चलिए देखते हैं बधियाकरण के क्या लाभ हैं। तो लाभ को लेकर बात करते हैं। तो देखिए बधियाकरण द्वारा निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जाता है। जो निम्न स्तर के पशु के वंश को आगे बढ़ने से रोका जाता है, जिससे उसके द्वारा असक्षम या अवांछित संतान पैदा नहीं होती, जो कि सफल एवं लाभकारी पशुपालन के लिए आवश्यक है। और बधिया किए गए नर पशु को मादा पशुओं के साथ बिना किसी कठिनाई के रखा जा सकता है, क्योंकि वह मद में आई मादा के ऊपर नहीं चढ़ता।
आगे देखिए तो एक और लाभ, बधिया किए गए पशु को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है और बधियाकरण में मांस के लिए प्रयोग होने वाले पशुओं के मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो सही गलत को लेकर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो बधिया के बाद पशुओं को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, याद रखिएगा, और इनकी मांस की गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये कोई इंपॉर्टेंट इनके लाभ हैं। आगे टॉपिक है देखिए, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान को लेकर बात करें तो देखिए, कृत्रिम विधि से नर पशु से वीर्य एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की प्रक्रिया को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। भारतवर्ष में सन 1937 में पैलेस डेयरी फार्म में मैसूर से कृत्रिम गर्भाधान का प्रथम प्रयोग किया गया। कहाँ से? तो मैसूर में सर्वप्रथम ये कृत्रिम गर्भाधान का प्रयोग किया गया 1937 में, याद रखिएगा 1937 में प्रथम बार। आज संपूर्ण भारतवर्ष तथा विश्व के पालतू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की विधि अपनाई जा रही है। तो कृत्रिम गर्भाधान को लेकर जो सवाल पूछे जा सकते हैं उनको आपको देखना है। जैसे कृत्रिम गर्भाधान सर्वप्रथम भारत में 1937 में ये पहली बार प्रयोग में लाया गया। इसका क्या अर्थ है कृत्रिम गर्भाधान का, तो वो भी आप देखिए। कृत्रिम विधि से नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके मादा पशु की प्रजनन नली में रखने की क्रिया तो कृत्रिम गर्भाधान कहलाती है। फिर आप देख सकते हैं वर्तमान में गहन हिमकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है। किस वीर्य का? तो गहन हिमकृत वीर्य का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके आगे बात करें तो सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की प्रक्रिया थाइंग कहलाती है। तो थाइंग का क्या अर्थ है? थाइंग का संबंध किससे है? तो थाइंग का संबंध है कृत्रिम गर्भाधान की विधि से। और थाइंग का क्या अर्थ है ये पूछा जाए तो सामान्य ताप पर वीर्य को तरल करने की जो प्रक्रिया है, वीर्य को तरल करने की जो प्रक्रिया है उसको थाइंग कहा जाता है। इनके अलावा जो विधियां हैं वो है देखिए, विजाइनल विधि और रेक्टो विजाइनल विधि। रेक्टो विजाइनल विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है कृत्रिम गर्भाधान में, तो रेक्टो विजाइनल विधि का। इसके आगे बात करें तो दूध दोहन, दुग्ध श्रवण काल या स्वच्छ दूध उत्पादन, इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। तो स्वच्छ दूध के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखिए, स्वच्छ दूध चाहिए तो स्वस्थ एवं स्वच्छ गाय भी चाहिए, स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्वाला भी चाहिए, साफ जीवाणु रहित दूध दुहने वाली सूखी बाल्टी जिसका भाग ऊपर से ढका हो, गाय के पैर बांधने वाले ग्वाले की रस्सी भी, बर्तन के लिए 2% धोने वाले सोडे का घोल, क्लोरीन का घोल छानना, स्वच्छ दुग्धशाला। ये पशु परिसर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इनको लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन विधि एवं दूध प्रदूषित करने वाले कारणों को रोकने के उपाय। तो प्रदूषित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं उनके आप पहले नाम देख लीजिए। थनैला रोग ग्रसित आयन, ये और एक प्रथम दूध, ये जो दोनों हैं ये दूध प्रदूषित करने वाले कारण है, एक आंतरिक कारण। इनको रोकने के उपाय देखिए। तो थनैला रोग ग्रसित आयन को रोकने के लिए देखिए, प्रथम दूध की कुछ धार स्ट्रिप कप में डालकर परीक्षण करें। होटिस टेस्ट या कैलिफोर्नियल थनैला परीक्षण करें। यदि थनैला पाया जाता है तो दूध को फेंक दें। थनैला संभावित एवं ग्रसित सभी पशुओं को हमेशा दोहने के अंत में दोहा जाए। और प्रथम दूध के लिए क्या उपाय है? प्रत्येक थन से कम 2 धार अवश्य बाहर निकाल दें और बर्तन में न इकट्ठा करें, जिससे जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी। ये 2 विधियां हैं जिनको दूध प्रदूषित करने के कारणों को रोकने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। तो आंतरिक कारक कौन कौन से हैं? तो ये आंतरिक कारक है, याद रखिएगा ये दोनों को नामों को। ये भी आप देख लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है दूध दोहने का सही तरीका या कौन कौन सी इनकी विधियां हैं। तो पूरा हाथ या मुट्ठी विधि। इसके आगे देखिए, तो जो अगली विधि है दूध दोहने की, तो स्ट्रिपिंग विधि या पूछाधार विधि। तो इसमें क्या होता है कि इसमें थन को अंगूठे या तर्जनी अंगुली के बीच पकड़कर दबाव के साथ दोहा जाता है। फिर नकलिंग विधि या अंगूठा विधि। तो कुछ किसान दूध दोहते समय थन पर अंगूठा मोड़कर दबाव देते हैं, इससे थन को नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये नकलिंग विधि या अंगूठा विधि है। पशु परिसर में ये क्लास जारी रहेगी, आप चैनल से बने रहिएगा। जितना भी पूरा बी पार्ट है वह पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, आप चैनल से बने रहेगा। फिर एमसीक्यू कराए जाएंगे, तो एमसीक्यू में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप चैनल से बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे जो टॉपिक रहेगा वो संकर प्रजनन होगा। कोई कमी हो तो क्षमा करें।
धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।